वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एंड ऐसे कौन से रीजंस थे कि फ्रांस में आम जनता सड़कों पे आ उतरी और उन्होंने चैलेंज किया किंग के अथॉरिटी को। इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 टू 1799 का एक ऐसा दौर था जहाँ पे आम जनता की कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि फ्यूडलिज्म को एंड कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, पॉलिटिकली और सोशली रिफॉर्म्स लाया जाए और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाए। अब बात करते हैं कुछ कॉजेस के बारे में, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, किंग लुई 16 के बारे में, फ्रांस की स्टेट्स कैसी थी, एज ऑफ एनलाइटमेंट। इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको एक एक करके आगे बताऊंगी। आइए चलिए जानते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जिसमें रोमन कैथोलिक क्लर्जीज आते थे, जो पॉपुलेशन का 0.5% होते थे। सेकेंड स्टेट 2% होते थे नोबल्स के, और ये बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं देते थे। और फर्स्ट स्टेट भी कोई भी टैक्स नहीं देते थे। थर्ड स्टेट पूरा का पूरा टैक्स देता था। थर्ड में आते थे बुर्जुकीज, जैसे वेल्थी मर्चेंट्स, वर्कर्स, सिटी वर्कर्स एंड पीजेंट्स, जो पॉपुलेशन का 80% होते थे। फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले इन थर्ड स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे। इनको कोई भी राइट्स और प्रिविलेज भी नहीं दी जाती थी और सारा का सारा टैक्स इनसे ही वसूला जाता था। आगे जाके इनको खाने तक के लाले पड़ते हैं, क्योंकि सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर ही डाल दिया जाता था। ये एक बहुत पॉपुलर पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नोबल और किंग किस तरीके से थर्ड स्टेट वालों को ऑप्रेस्ड करते हैं और पैसे वसूलते थे। अब हम बात करेंगे फ्रांस की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। फ्रांस में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी, ना तो रूल ऑफ लॉ था, नो मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है बाय बर्थ आप प्रिविलेज के साथ पैदा होते हैं, मतलब नोबल का बेटा नोबल बनेगा और एक मिडिल क्लास फैमिली तक ही सीमित रहेगी। नो इक्वल टैक्सेशन, जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ते थे और सारे टैक्स थर्ड स्टेट वाले ही देते थे। एंड नो यूनिफॉर्म लॉ, वहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं होती थी। जैसे कि टैक्स सिस्टम, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा, फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले कोई भी टैक्सेस नहीं देते थे और सारा का सारा थर्ड स्टेट वालों को देना पड़ता था। दूसरा है ओवर एम्बिशियस वॉर, फ्रांस ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुका था अपने प्रीवियस वॉर में। तीसरा है फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश के। फोर्थ है फाइनेंशियल डेप्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस इतनी सारी वॉर लड़ चुका था और उसको बहुत सारी कंट्रीज को लोन चुकाना था विद इंटरेस्ट। लास्ट है फ्रेंच की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो रहा था, जिसकी वजह से फेमीन और लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ रीजन, जो कि है किंग लुई 16 किस तरीके से एक वीक रूलर थे, जो कि पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रहते थे अपने मैरी एंटोनेट, दूसरा क्लर्जीज और तीसरा नोबल्स। और यही तीन ऐसे लोग हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आके किंग लुई 16 सारे के सारे डिसीजंस लिया करते थे। क्योंकि क्योंकि क्लर्जीज उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करता था। पूरा मिलिट्री कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल इन नोबल्स के हाथ में होता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट एज ऑफ एनलाइटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने पार्टिसिपेट करा था अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वहां से सोल्जर्स वापस फ्रेंच आई तो वो 3 वर्ड लेके आई, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और आगे इन्हीं 3 वर्ड को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया। अब बात करते हैं कुछ थिंकर्स के बारे में, जैसे कि मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का जन्म 1689 में हुआ था। वो एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करते थे और रिजेक्ट करते थे द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की मांग करते थे। उन्होंने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉ में बात की
सेपरेशन ऑफ पावर की, जिसका मतलब कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव की पावर्स को सेपरेट कर देना चाहिए और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरे थिंकर है वोल्टेयर। इनका जन्म 1694 में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और बाकी राइटर्स इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज और आर्टिकल्स लिखे थे। वोल्टेयर रिजेक्ट करते थे सुप्रीमेसी और चर्च को, क्योंकि उन्हें लगता था चर्च बहुत ज़्यादा ईवल है और बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। वोल्टेयर अपने आर्टिकल लिखते थे अगेंस्ट द ईवल एंड डिफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो कहते थे कि भगवान की पूजा करो और एक अच्छा इंसान बनो। थर्ड है रूसो। रूसो एक वॉच मेकर्स थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा था। उन्होंने अपनी किताब डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन इनइक्वालिटी में बात करी चर्च के इनइक्वालिटी, फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। उन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा किंग शुड बी अ सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्हें लोगों के वेलफेयर के लिए फेयर स्टेप्स उठाने चाहिए, ना कि सारा का सारा पैसा अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रखना चाहिए।